नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। रावण जिसको बड़ा विद्वान माना जाता था, बड़ा शक्तिशाली था, शिवभक्त था, तो उद्धव ठाकरे की बिसात क्या। उद्धव ठाकरे अपने अहंकार का शिकार हुए। आज उनकी जो हालत हो गई है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ जिम्मेदार है तो वो उनका अहंकार है, वो घमंड उनका, वो दर्प उनका। उनको लगता था कि मातोश्री में वो रह रहे हैं जहाँ एक समय उनके पिता बाल ठाकरे रहते थे। तो बाल ठाकरे की जो हैसियत थी, जो रुतबा था, जो उनका अधिकार था, वो सब उनको विरासत में मिल गया है। ऐसा सोचने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपने आसपास की ज़मीनी सच्चाई को भी देख लेना चाहिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आज एक बयान आया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि उद्धव ठाकरे ने, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई बाला साहब ठाकरे के बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे। अगर एक शिवसैनिक को ही बनाना था तो फिर 2019 में ही ये क्यों नहीं किया, तो 2.5 साल का ये समय क्यों जाता, क्यों ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बनती। तो इस बयान से मुझे समझ में आया कि उद्धव ठाकरे अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि समस्या क्या है। तो समाधान तो कर ही नहीं सकते। जो समस्या नहीं समझ सके वो समाधान कभी नहीं कर सकता है। उसका समाधान, उसका हल कभी खोज नहीं सकता है। अब आपको बताता हूँ कि ये मामला है क्या। देखिए, उद्धव ठाकरे ने बचपन से अपने देखा है अपने पिता को। मातोश्री से वो महाराष्ट्र चलाते थे, और वो राजनीति हो, फिल्मी वर्ल्ड हो, वो बॉलीवुड हो, कि वो उद्योग व्यापार हो, कि वो ट्रेड यूनियन हो, सब जगह बाल ठाकरे की तूती बोलती थी। वो जो चाहते थे वो होता था। बड़े से बड़ा फिल्म स्टार जो है उनके यहाँ जाकर उसको सलाम बजाना पड़ता था अगर वो इच्छा जाहिर कर दे तो। ये सब देखा। उसके अलावा और क्या देखा? उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका 30 साल से अलायंस था शिवसेना से, उन्होंने देखा कि जब से अलायंस हुआ, बल्कि उसके पहले से भी, अलायंस के बाद खास तौर से गठबंधन के बाद, बीजेपी का बड़े से बड़ा नेता मातोश्री आता था। कभी बाल ठाकरे किसी से मिलने नहीं गए। वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हो, मुरली मनोहर जोशी रहे हो, या कोई भी नेता रहा हो, सब मातोश्री जाते थे बाल ठाकरे से मिलने के लिए। वो निकलकर कहीं भी किसी के घर या किसी के दफ्तर तो छोड़िए, किसी तीसरे स्थान पर भी नहीं गए। उद्धव ठाकरे को लगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी ऐसा ही करना चाहिए, या उनसे ऐसी ही अपेक्षा थी उनको कि वो भी यही करेंगे। तो इसलिए उन्होंने राजनीति, उसकी बारीकियों और अपनी हैसियत, बीजेपी की हैसियत, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से बदली हुई परिस्थिति महाराष्ट्र की राजनीति की 2014 के बाद से, इन सब पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इंसिस्ट किया अपने अहंकार में कि जो भी बीजेपी का नेता आएगा उनसे बात करने के लिए मातोश्री आएगा। 2014 के विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़कर देख लिया शिवसेना ने, बीजेपी से आधे से भी कम हो गई। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आया। उनको लगा कि बीजेपी को गाली देने से, उसके नेतृत्व को गाली देने से उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। और बात शुरू करता हूँ 2018 से। आपको याद होगा, हम लोग अक्सर थोड़ी सी भी पुरानी बातें भूल जाते हैं, तो इसलिए आगे की बात या वर्तमान की बात समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। 2018 में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। देश भर में जगह जगह किसान आंदोलन, अलग अलग तरह के आंदोलन हो रहे थे। 2018 में ही बीजेपी को सामना करना पड़ा कांग्रेस का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, जहां हार गई। हारने की स्थिति बनी हुई थी। एलाइज दबाव डाल रहे थे। नीतीश कुमार बिहार से, रामविलास पासवान बिहार से, उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू। तो तमाम तरफ से बीजेपी का नेतृत्व दबाव में था, और ऐसा लग रहा था कि 2019 से पहले ऐसा ना हो कि एनडीए टूट जाए, उसके गठबंधन के साथ ही भाग जाए। ऐसे माहौल में बीजेपी कतई नहीं चाहती थी कि शिवसेना से उसका अलायंस टूट जाए, और बीजेपी की इस मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठाया उद्धव ठाकरे ने। जून 2018 की बात है।
उस समय अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उस पार्टी के जिसकी केंद्र में सरकार है, जिसकी राज्य में भी सरकार थी, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर बात करनी है, मिलना है तो मातोश्री आना पड़ेगा। खैर, गठबंधन को बचाने के लिए और बाला साहब ठाकरे से पुराने रिश्तों के कारण अमित शाह अपमान का घूंट बार बार पीते रहे और गए मातोश्री। 2.5 घंटे बातचीत हुई। अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी गए थे। उद्धव ठाकरे का अहंकार देखिए कि 2.5 घंटे उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को बाहर बिठाया, बैठक में नहीं आने दिया। इससे उनका ईगो सेटिस्फाई हुआ। उनको लगा कि हम अहम ब्रह्मास्मि, हम जो चाहेंगे वो होगा, ये है हमारी ताकत। अमित शाह को मातोश्री बुलाकर उन्होंने अपनी ताकत का इजहार किया। लेकिन बीजेपी के लिए उद्धव ठाकरे के अहंकार को बर्दाश्त करना दिन पर दिन कठिन होता जा रहा था। फिर भी कोशिश जारी रही। फरवरी 2019 लोकसभा चुनाव से पहले फिर से अमित शाह को बुलाया गया और कहा कि बातचीत के लिए फिर मातोश्री ही आना पड़ेगा। अमित शाह फिर गए। अब आप देखिए अमित शाह का बड़प्पन, वो चाहते तो अड़ सकते थे, वो चाहते तो गठबंधन तोड़ सकते थे, लेकिन उस समय पार्टी की ज़रूरत उनके मान अपमान और अहंकार से, ईगो से बड़ी थी। पार्टी का हित उनके लिए सर्वोपरि था। ये जो बीजेपी के लोग कहते हैं ना कि सबसे पहले राष्ट्र, फिर संगठन, फिर व्यक्ति, उसी का नमूना पेश किया अमित शाह ने। फरवरी में फिर गए और इस बार उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आपको लोकसभा में अलायंस करना है हमसे, तो अभी विधानसभा का भी अलायंस करना पड़ेगा, उसकी गठबंधन की शर्तें भी अभी तय करनी पड़ेंगी। बीजेपी मान गई, कहा कि विधानसभा में भी जो है अलायंस होगा। सीटों का मोटे तौर पर बंटवारा हो गया कि कौन पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी। इस बात को छोड़ दिया गया कि सीटें कौन सी किसकी होंगी, मोटे तौर पर तय था, लेकिन वो था कि बाद में लोकसभा चुनाव के बाद उस पर बात कर लेंगे। लोकसभा चुनाव में जो नतीजा आया, 48 में से 41 सीटें, 48 में से 41 सीट्स जो है वो बीजेपी शिवसेना गठबंधन जीता, और वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के कारण। शिवसेना का वो वोट नहीं था, उसमें बड़ा हिस्सा जो है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का था। लेकिन उद्धव ठाकरे को इस सब से कोई मतलब नहीं था। वो लोकसभा चुनाव की इतनी भारी जीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को गरियाते रहे। आलोचना, निंदा, सामना में एडिटोरियल, जितनी तरह से हो सकता था अपमानित करने का, जो भी मौका हो सकता था, मौका न हो तो मौका बनाकर गाली देने का वो निकालते रहे। अब बात थी विधानसभा में गठबंधन की। तब तक अमित शाह देश के केंद्रीय गृह मंत्री बन चुके थे। फिर उनको बातचीत के लिए मातोश्री बुलाया गया, अमित शाह फिर गए। ये देखिए, ये जो पार्टियां बनती हैं, आगे बढ़ती हैं, बड़ी बनती हैं, वो ऐसे लोगों के त्याग से ही बनती हैं। ऐसे लोग जो अपने ईगो को अलग रखकर पार्टी के हित के बारे में सिर्फ सोचते हैं। लोकसभा का चुनाव हो चुका था, केंद्र में सरकार फिर से बन चुकी थी, पहले से ज़्यादा सीटों से। अमित शाह चाहते तो मना कर सकते थे। 2014 में भी अलग लड़े थे, 122 सीटें जीते थे। इस बार लड़ते तो उससे ज़्यादा सीटें आती, लेकिन इसके बावजूद चूँकि वादा किया था लोकसभा चुनाव से पहले कि विधानसभा में साथ लड़ेंगे, इसलिए उस वादे को तोड़ना नहीं चाहते थे, इस गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहते थे, इस गठबंधन को बचा कर रखना चाहते थे। तो 26 अक्टूबर 2019 को विधानसभा चुनाव का नतीजा आया। बीजेपी और शिवसेना की जो युति थी, गठबंधन था, उसको 288 में से 170 सीट्स मिली। बहुमत के लिए 145 की ज़रूरत थी, बहुमत से काफ़ी ज़्यादा मिला। तो इस गठबंधन को महाराष्ट्र की जनता का जनादेश मिला कि दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाएं और चलाएं। देवेंद्र फडणवीस का जो गवर्नेंस था, उस पर मुहर लगाई जनता ने कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने 5 साल में अच्छा काम किया। लेकिन शिवसेना क्या कर रही थी? उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम
महाराष्ट्र के जो भाजपा नेता हैं और उसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे कि इनसे तो बात ही नहीं करेंगे, बात करनी है तो राष्ट्रीय नेता हैं। 27 अक्टूबर या 28 अक्टूबर को तय हुआ कि बैठक होगी दोनों पार्टियों की, कि सरकार कैसे बने, किसको क्या मिले, मंत्रिमंडल का बंटवारा कैसे हो, इस सब पर बात होनी थी। तो उद्धव ठाकरे राज्य के नेताओं से बात करने से मना कर चुके थे। अमित शाह पहुँचे, फिर कहा गया कि मातोश्री आइए। अब अमित शाह ने कहा कि बहुत हो गया, उन्होंने बैठक रद्द कर दी, दिल्ली लौट आए। और इधर शिवसेना के हमले बढ़ते जा रहे थे। छोटे से बड़ा नेता संजय राउत जैसा मेढक टर करता जा रहा था, रोज़ गाली दे रहा था, प्रधानमंत्री को के बारे में ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो गली के किसी छोटे से नेता के बारे में बात कर रहे हो। बीजेपी ये सब सुनती रही, लेकिन बीजेपी ने तय किया कि अब बात करनी ही नहीं, इनको जो करना है वो करने दो। तो चिढ़कर 8 नवंबर को उद्धव ठाकरे ने मीडिया से कहा कि अमित शाह में मुझे मनाने आए थे, मैं अमित शाह के पास तो नहीं गया था। अब ये देखिए अहंकार। और उन्होंने तय कर लिया कि अब बीजेपी के साथ नहीं जाना है, जो मैंडेट मिला है उसको नहीं मानना है, जनादेश का अपमान करना है। तो उन्होंने एनसीपी से बातचीत शुरू की, शरद पवार से बात शुरू की। शरद पवार इसी मौके के इंतज़ार में थे और बीजेपी ने ये होने दिया। होने इसलिए दिया कि उनको मालूम था कि ये बेमेल गठबंधन है, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, और जिस दिन ये सरकार गिरेगी इसमें शामिल सभी पार्टियों की प्रतिष्ठा धूल में मिल चुकी होगी। 29 नवंबर को महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बन गई। उद्धव ठाकरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस और एनसीपी ने स्वीकार कर लिया। उद्धव ठाकरे का खेमा, शिवसेना के उनके जो आसपास के नेता थे बिल्कुल बम थे कि जो चाहते थे वो मिल गया, बीजेपी ने नहीं दिया तब भी हमने हासिल कर लिया। और वो दिन, जिस दिन गठबंधन बनाने का फैसला किया, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बनाने का उद्धव ठाकरे ने फैसला किया, वो उनके राजनीतिक पराभव की शुरुआत थी, जिसकी परिणति अब जाकर हुई है। 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो उनका इस्तीफा हुआ है वो उसकी अंतिम परिणति थी, यही होना था। और ये जो सब कुछ हो रहा था पिछले 1 साल से, जो प्लानिंग चल रही थी बीजेपी की, उस सब के पीछे अमित शाह थे। किसको क्या करना है ये बताया जाता था, वो चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे विधान परिषद का चुनाव हो, चाहे दूसरे मामले हों। इस सरकार को घेरने का और इस सरकार को गिराने का और शिवसेना में विद्रोह का, ये सारी योजना अमित शाह की बनाई हुई है। ये लड़ाई दरअसल उद्धव ठाकरे और अमित शाह की बन गई थी। अमित शाह को उद्धव ठाकरे का घमंड तोड़ना था, उनका गुरूर तोड़ना था, उनका अहंकार तोड़ना था, और उन्होंने बहुत सफाई के साथ किया ये काम। और लेकिन अभी यहीं तक रुकना नहीं है। तो अब उद्धव ठाकरे को समझ में आना चाहिए कि 2019 में बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्यों नहीं तैयार थी। अब बीजेपी की जो योजना है एक नाथ शिंदे के साथ मिलकर, कि एक नाथ शिंदे असली शिवसेना होंगे। शिवसेना पहली बार ठाकरे परिवार के बिना सत्ता में होगी। शिवसेना का प्रमुख जो बनेगा वो ठाकरे परिवार से नहीं होगा। ये पहली बार होगा 1966 जब शिवसेना का गठन हुआ था उसके बाद से। ये बात अभी भी उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रही है। अब उनकी हैसियत नहीं रह गई है कि किसी को मातोश्री में बुला सकें। ये बात उनको अब भी समझ में नहीं आ रही। अगर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2019 में क्यों नहीं मुझे मुख्यमंत्री बनाया, तो इसका मतलब उनको अभी तक समझ में नहीं आया कि अमित शाह ने उनके साथ क्या कर दिया। तो ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि आगे क्या करने वाले हैं। अगला निशाना है बीएमसी। राज्य में चुनाव जीतने से भी बड़ा इस समय लक्ष्य जो है वो है बीएमसी का चुनाव जीतना। बीएमसी ही शिवसेना के आर्थिक स्रोत का सबसे बड़ा जरिया है। यहीं से पैसा आता है, यहीं से सारी डील होती है, यहीं से रिश्वत ली जाती है, यहीं से पार्टी चलती है, यहीं से परिवार चलता है, यहीं से ये ऐशो आराम की ज़िंदगी चलती है। तो बीएमसी और टीएमसी यानी ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये दोनों शिवसेना के हाथ से जाने वाले हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि शिवसेना अब
जो उद्धव ठाकरे के पास बची है वो केवल मुंबई की पार्टी रह गई है। बीएमसी के चुनाव में हराकर उसको मुंबई की भी पार्टी उस तरह से नहीं रहने देंगे, ये योजना है। और आगे जो होने वाला है, चुनाव आयोग से एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसको असली शिवसेना की मान्यता अगर मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी विधायकों में टूट हुई है। अगला कदम है सांसदों में टूट होगी। 2/3 सांसद भी आने वाले हैं, उसके अलावा संगठन में भी टूट होगी। और अब शिवसेना और उद्धव ठाकरे के पास सत्ता नहीं है, पुलिस नहीं है कि कोई कुछ बोलेगा तो उसके खिलाफ FIR हो जाएगी, उसको बंद कर दिया जाएगा, उसको मारा पीटा जाएगा, झूठा केस लगा दिया जाएगा। वो सब अधिकार जा चुका है। और ऊपर से ED, आज संजय राउत गए थे और मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा समय बीतेगा, इस महीने से ज़्यादा लगेगा उनको जेल पहुंचने में। हालांकि समय के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस तरह का केस ED ने बनाया है, जो सबूत हैं ED के पास, उन सब को देखते हुए एक बात बहुत स्पष्ट है कि संजय राउत का बचना बहुत ही कठिन है। तो अमित शाह से पंगा लिया उद्धव ठाकरे ने, और अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के घर में घुसकर मारा। अब जो अगली कोशिश है कि ये आह भी न भरने पाएँ, ये अपना दर्द भी न दिखा पाएँ, इसकी कोशिश है। और इसमें भी कामयाबी नहीं मिलेगी, इसका कोई कारण समझ में नहीं आता अभी। तो इंतज़ार कीजिए, उद्धव ठाकरे प्रकरण का पार्ट 2 आने वाला है। वो पार्ट 1 की ही तरह रोचक होगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 1.5, 2, 2.5 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।